हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 26 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सुशासन दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 25 दिसंबर को। और ये 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका जन्मदिन आता है 25 दिसंबर को और इन्हीं के लिए, मतलब कि इन्हीं की स्मृति में 2014 से मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में। यदि हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण और 2015 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, राजनीति में इन्होंने काफ़ी समय बिताया है और 40 साल तक ये भारतीय संसद के सदस्य रहे, मतलब कि 10 बार तो ये लोकसभा सदस्य रहे और 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए। और 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ, तो इनके सम्मान में कई जगहों के नाम भी बदले गए, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में स्थित है नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदलकर किया गया अटल नगर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो हजरतगंज चौराहा है, इसका नाम बदल करके अटल चौक किया गया है। और मध्य प्रदेश का, मतलब कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके अटल स्टेशन किया गया है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में अटल टनल का भी उद्घाटन किया है, जो कि लेह से मनाली को जोड़ेगी। तो गुड गवर्नेंस डे ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। तो एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसे किस राज्य ने टॉप किया है? तमिलनाडु ने। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और ये है क्या फ्रूट्स पोर्टल? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ही मंच पर, मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पर कृषि से रिलेटेड सभी जानकारी प्रोवाइड कराने के पर्पज़ से ये फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। इसे लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी है बेंगलोर, जिसे कि भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। ये बसी हुई है वृषभावती नदी के किनारे। इसी बेंगलोर में हेडक्वार्टर स्थित है भारत की स्पेस एजेंसी और प्रसिद्ध आईटी कंपनी इन्फोसिस का। इसी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी भी स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो ये हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं कर्नाटक में ही। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पोर्टल की, जिसे कि राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा नौकरियों में ऑनलाइन भर्ती के लिए महापरवाना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जबकि हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड सारा मटेरियल इस पोर्टल पर अवेलेबल कराने के लिए यूराइस पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन में टेनिस वर्ड आ रहा है, मतलब कि इसके जो भी विनर होंगे ये टेनिस प्लेयर ही होंगे। तो इसके विनर हैं नोवाक जोकोविक, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। कई बार एग्जाम में
खिलाड़ियों से रिलेटेड कंट्री भी पूछी जाती है तो ये आप याद रखेंगे। आप यूरोप मैप में देख सकते हैं सर्बिया की लोकेशन, इसकी राजधानी है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियाई दिनार। देखिए अभी तो यूरोप महाद्वीप को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में टॉप पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम पर इनकी हर पोस्ट पर लगभग 4.5 मिलियन से भी अधिक व्यूज़ हैं। यदि हम बात करें रॉबर्टो और लूसी ब्रॉन्ज की, तो हाल ही में बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का खिताब मेंस कैटेगरी में जीता है पोलैंड के रॉबर्टो लेवांडोस्की ने, और वुमेन कैटेगरी में जीता है लूसी ब्रॉन्ज ने, जो कि बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। किसे एटीपी, देखिए यहाँ भी टेनिस की बात की जा रही है, किसे एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन के स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से नवाजा गया, तो ये नवाजे गए हैं राफेल नडाल, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राफेल नडाल ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं स्पेन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, ये है स्पेन की लोकेशन। और अभी हमने डिस्कस किया था सर्बिया के बारे में। स्पेन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है पेड्रो संचेज। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुल फाइटिंग का संबंध किस देश से है, यानी कि सांड की लड़ाई। तो बुल फाइटिंग ये स्पेन का ही राष्ट्रीय खेल है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो वर्ल्ड मैप में यदि आप देखेंगे तो ये हिस्सा है यूरोप महाद्वीप का और ये वाला हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप का। तो यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है और अफ्रीका महाद्वीप में कुछ यहाँ पास है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को या आप कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ये एक स्ट्रेट के माध्यम से अलग होता है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है ओडिशा के राउरकेला में। और इसका ऐलान अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसे ओडिशा ही होस्ट करेगा। इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है, और ओडिशा के ही राउरकेला में जो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा ऐलान किया गया है कि राउरकेला में ही भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के सबसे बड़े की। तो अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1,10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो देखिए ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार ये दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुतुब मीनार। और देखिए भुवनेश्वर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल ही में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर ये भुवनेश्वर ही बन गया है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की सबसे अमीर एशियाई परिवारों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो देखिए ये क्वेश्चन इसी मंथ का है, दिसंबर का, बस मैंने इसे आज सेट किया है। तो ब्लूमबर्ग ने एशिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की थी जिसमें कि टॉप पर हैं मुकेश अंबानी जी का परिवार। लगभग 76 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये है एशिया का सबसे अमीर परिवार। यदि हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिक भी हैं, तो रिलायंस से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि 13 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी ये रिलायंस ही है। इसके अलावा हाल ही में रिलायंस के द्वारा एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लॉन्च किया गया जिसका नाम है जियो मार्ट। MRSAM मिसाइल के लिए DRDO ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इस मिसाइल के लिए DRDO ने इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस मिसाइल की फुल फॉर्म बनती है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये जो मिसाइल है इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से डेवलप किया गया है, जिसे कि अभी हाल ही में मतलब कि 23 दिसंबर 2020 को ओडिशा के ही इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से लॉन्च किया गया है। और ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में वॉर करने वाली मिसाइल है। तो अब हम जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है येरूशलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू।
इसराइल का जो चंद्र मिशन रहा था 2019 में, जो कि फेल हो गया था, इसका नाम था बेरेशीट। ये तो फेल हो गया था, लेकिन अब इसराइल अपने नेक्स्ट चंद्र मिशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है बेरेशीट 2। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो इसराइल के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म करने वाला पहला अरब खाड़ी देश ये बन गया है UAE ही। इसके अलावा इसराइल ने हाल ही में अपना एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है ओफेक 16। हाल ही में किस स्थल को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में भारत का 42वां रामसर स्थल ये चुना गया है स्योकार वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स को, जो कि स्थित है लद्दाख में। तो ये तो बना है भारत का 42वां रामसर स्थल, लेकिन लद्दाख का ये दूसरा रामसर स्थल बन गया है। अब यदि हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, जो कि हुई थी 1971 में, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। यहाँ 1971 में एक संधि हुई थी जिसे कि रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। और भारत रामसर संधि का हिस्सा कब बना था? 1982 में। अब ये है क्या? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के पर्पज से विश्व के विभिन्न देशों के बीच ये एक संधि है। अब ये आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स ये क्या होते हैं? तो जल और स्थल के बीच का ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र होता है। इन्हीं के संरक्षण के लिए इन्हें रामसर स्थल के रूप में चुना जाता है। तो भारत का 42वां रामसर स्थल ये तो चुना गया है स्योकार वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो बिहार का काबर ताल है ये बना भारत का 39वां रामसर स्थल। इसके बाद महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ये बना 40वां रामसर स्थल, और सुर सरोवर झील जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में ये बना 41वां रामसर स्थल। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 40वां कौन है और 41वां कौन है, क्योंकि इन दोनों को ही यानी कि लोनार और सुर सरोवर झील दोनों को ही एक ही दिन रामसर स्थल की लिस्ट में ऐड किया गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक ये बन गई हैं पूजा देवी, जबकि कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये गीता मित्तल बनाई गई थी। अब इस क्वेश्चन में पहली महिला की बात की ही जा रही है, तो आप बाकी दो ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ये बनाई गई एम वीरलक्ष्मी, जो कि बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। इसके अलावा हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस हिमा कोहली की नियुक्ति हुई है। हाल ही में कोविड-19 सबका साथ और सम्मान किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा, जिन्हें कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था PS श्रीधरन पिल्लई के बारे में, जो कि मिज़ोरम के राज्यपाल हैं, और हाल ही में इनके द्वारा एक कविता संग्रह है जिसका नाम है ओ मिज़ोरम, ये लिखा गया है, लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। हाल ही में अनुपम खेर जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, जबकि जो शशि थरूर जी है इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। हाल ही में बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। बाटा जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, इसके 126 साल के इतिहास में CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं संदीप कटारिया। संदीप कटारिया जो कि 2017 से बाटा इंडिया के CEO थे, लेकिन अब इन्हें बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बाटा का हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में। अब यदि हम अदर भारतीय नामों को डिस्कस करें जिनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में एज ए CEO के रूप में की गई है, तो संदीप कटारिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यदि हम बात करें अरविंद कृष्णा की, तो इनकी नियुक्ति इसी साल IBM के CEO के रूप में की गई है और इन्होंने स्थान लिया है गिनी रोमैटी का। यदि हम बात करें सुंदर पिचई की, जो कि गूगल के CEO हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। यदि हम बात करें सत्या नडेला की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था नरेंद्र मोदी जी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जो बिडेन ने व्हाइट हाउस सीनियर स्टाफ में किस भारतीय को शामिल किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।